दोस्तों, आज मैंने एनसीईआरटी का केवल स्टेटमेंट और रीजन वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी को लेकर आया हूँ। तो आज का क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप सभी क्लास शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको निश्चित है कि परीक्षा में आपको काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कदमों ए और बी पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है, ठंडी धाराएं जो होती हैं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। दूसरा है, लेब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं जो शीत जल धाराएं होती हैं। और इसका ऑप्शन आपके समक्ष है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग एनसीईआरटी का जो लाइन है उसको देखते हैं, तब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कृपया आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का लाइन है और इसी को मैं बोल रहा था कि आपके अगले क्लास में इसको लेकर आऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग मिस मत करिए। आइए हम लोग पहले महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। थोड़ा इस पेज को आप लोग काफ़ी बारीकी से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न छिपे हुए हैं। महासागरीय धाराएं जो हैं एक निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। मैंने एक ही प्रश्न को स्टेटमेंट के रूप में लिया हुआ है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। महासागरीय धाराएं जो होती हैं गर्म और ठंडी धाराएं भी हो सकती हैं। कैसे होंगी आगे चलिए देखते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। मैं इसी पे आपको बनाकर समझा दे रहा हूँ। यह हो गया भूमध्य रेखा। चूंकि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो इसलिए यहाँ की जो समुद्री धाराएं होंगी वो काफ़ी गर्म हो जाएंगी। और ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। स्टेटमेंट में बोल रहा है कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पे उत्पन्न होती है गर्म धाराएं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। और ये क्या जा रही हैं, ध्रुवों की ओर प्रभावित हो रही हैं दोनों साइड में। ठीक है, उत्तर साइड में दक्षिण साइड में। और ठंडी धाराओं की बात कर लेते हैं। और जो ठंडी धाराएं हैं वो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। यहाँ पे दो चीज और आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। तो जो ध्रुव होंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उसको हम लोग उच्च अक्षांश के नाम से जानते हैं, और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या भूमध्य रेखा है वो निम्न अक्षांशों के नाम से जानते हैं। इस तरह इसको भी आइए हम लोग समझ लेते हैं। यह भूमध्य रेखा हो गया, या उत्तरी ध्रुव हो गया, या दक्षिणी ध्रुव। तो ठंडी धाराएं कहाँ से उत्पन्न होंगी, उच्च अक्षांश या ध्रुवों से उत्पन्न होंगी और भूमध्य रेखा की तरफ आएंगी। दक्षिणी ध्रुव से भी भूमध्य रेखा की तरफ आएंगी। ठीक है, चलिए आगे लाइन पढ़ते हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं और जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। तो अगर शीत जल धाराओं की बात करें तो लेब्राडोर, और गर्म जल धाराओं की बात करो तो गल्फ स्ट्रीम। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को काफी प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान काफी गर्म हो जाता है। अगला लाइन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें लगभग सभी पॉइंट है, एग्जाम में सभी पूछे गए हैं, तो ये भी वीवीआई पॉइंट है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण हैं। जहां गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम होता है। यह स्टेटमेंट के रूप में दोनों को मिलाकर बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए जितना भी आप इसमें देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। आइए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग से इजीली बन जाएगा। दो ऑप्शन दिया हुआ है ए बी में। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं, और लेब्राडोर महासागरीय धाराएं जो होती हैं शीत जल धाराएं होती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ठंडी धाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं, तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। और लेब्राडोर महासागरीय शीत धाराएं होती हैं, ये भी सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दिन में एक बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर जल उठकर तट के एक बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। और आपके समक्ष ऑप्शन ये रहा। पहले हम लोग एनसीईआरटी का लाइन देखते हैं, तब इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। देखिए, पहले ज्वार भाटा के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। दिन में 2 बार
नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, दिन में 2 बार। दूसरी लाइन देख लेते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठकर तट के एक बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। ज्वार क्या हो गया? जब जल काफी ऊंचाई तक उठता है, तट के एक बड़े हिस्से को डुबो देता है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और भाटा की बात कर लें, जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम लोग भाटा कहते हैं। और यही जल जब गिरने के बाद में जब वापस लौट जाता है और अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है उसे हम लोग भाटा कहते हैं। अब चलिए प्रश्न को बनाते हैं। दिन में 1 बार, देखिए यहाँ पे 1 बार दिया हुआ था और लाइन में क्या था? दिन में 2 बार। दिन में 1 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जी नहीं, यहाँ पे 1 बार नहीं होगा, 2 बार होगा। तो ये हमारा लाइन क्या हुआ? गलत हो गया। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो ये लाइन हमारा सही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए हमारा गलत है, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो ऑप्शन ए सही गलत है और ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का लाइन है, इसको आप लोग देखिए क्योंकि इससे भी बहुत सारा स्टेटमेंट और फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। इससे भी बहुत सारा प्रश्न बना हुआ। अभी मैं बताता हूँ कौन सा प्रश्न पूछा हुआ था इससे पहले वाले में। उन्होंने अपने जाति के लोगों से आग्रह किया कि वे शराब को पीना छोड़ दें और गाँव को साफ सुथरा रखें और जादू टोना ये सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करें। और सफ़ेद झंडा जो है बिरसा राज का प्रतीक था। ठीक है, यही क्वेश्चन ने पूछा हुआ था स्टेटमेंट वाला लाइन में। सन 1900 में बिरसा की हैजे के कारण मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण आंदोलन ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, यह स्टेटमेंट वाला है। चलिए अगला भी देख लेते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और जो उनके पुराने तौर तरीके थे उसी पर वो कायम रहे। और वो जो तौर तरीके थे वो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था अंग्रेजी कानून के द्वारा। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी थी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं। जो हम लाइन पढ़ते हैं उसी पर यह क्वेश्चन है। निम्न कथनों ए, बी, सी और डी पर विचार करना है और सही विकल्प का चुनाव करें। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। ये कथन ठीक है क्योंकि बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के लिए ही किया गया था। उन्होंने अपने मुंडाओं से आग्रह किया था कि वे शराब पीना छोड़ दें और गांवों को साफ सुथरा रखें और जादू टोने ये सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करें। अभी हम लोग जस्ट देखा हुआ है, ये भी लाइन हमारा सही है। लाल झंडा बिरसा का प्रतीक था, ये हमारा गलत है क्योंकि लाल झंडा नहीं होगा, यहाँ पे सफ़ेद झंडा होगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए ऑप्शन बी सही है और सी गलत है। ऑप्शन ए और बी यहाँ पे है, ये सही हो जाएगा और बाकी सभी गलत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लाइन देखिए, ये दोनों का दोनों ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एग्जाम में इतने बार पूछे गए हैं। इन दोनों स्टेटमेंट को मैं एक ही जगह रखा हूं क्योंकि इसमें दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक ही जैसा है। देखिए 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाएगा। और वहीं 1856 में की बात करें तो गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है, ये लाइन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा और यहीं पे डलहौजी और कैनिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये आप लोग मोस्ट वीवीआई कैटेगरी में रखिए और इसको स्क्रीनशॉट करिए और इसको बार बार देखिए जिससे दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए अगला लाइन देखते हैं। एनसीईआरटी का लाइन है ये। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद में वे प्रकाशित करवाएं किस नाम से? फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया था। ये फैक्चुअल या स्टेटमेंट में पूछ सकता है। उसके बाद में है अगला, शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में शुरू हो गई थी और इसके भीतर एक किला महल और बगल में एक सटा शहर बनाया गया था। यहाँ पर देखिए, लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था और उसके पश्चिम की ओर से 14 दरवाजों वाला पुराना शहर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सेना में
भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस पर आधारित कुछ प्रश्न आगे देखेंगे, इसको आप लोग ठीक से देख लीजिए। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करना और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का क्या किया गया, अंग्रेजी शासन द्वारा फैसला लिया गया। और यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य प्रांत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती को करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती की जाए। मतलब जब सिपाही विद्रोह हो गया तो उनका मानना था कि अब भारतीय सिपाहियों की संख्या हम कम कर देंगे और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या हम बढ़ाएंगे। और भारत में भी बात करें तो अवध, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के सिपाहियों की संख्या उसमें हम क्या करेंगे, नहीं के बराबर करेंगे और गोरखा, सिखों और पठानों में से सिपाहियों की भर्ती हम ज़्यादा करेंगे। अगला लाइन देखिए, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त किया जाने लगा, क्योंकि अंग्रेजों को संदेह था कि ये जो विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, यह विद्रोह मुसलमानों ने ही खड़ा किया हुआ था और उन्हें संदेह की दृष्टि से देखने लगे। चलिए अब क्वेश्चन इस पर बनाते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चुनाव करें। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या कम करने का फैसला लिया गया। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, सेना में सिपाहियों का अनुपात बढ़ाने नहीं, यहाँ पे कम होगा, और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या कम नहीं, यहाँ पे ज्यादा होगा। तो ये उल्टा दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा लाइन क्या हुआ, गलत हो गया। बी देखते हैं। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा भर्ती किए जाएंगे। ये लाइन हमारा क्या है, सही है। तो इस तरह देखते हैं कि ऑप्शन ए हमारा गलत है और बी सही है। ए गलत है, बी सही है, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। इस तरह से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं केवल स्टेटमेंट पर ही ध्यान दे रहा हूँ। यकीन मानिए ये अगर प्रश्न आप देख लिए तो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि मैं केवल एनसीईआरटी का ही लाइन लेकर आऊँगा जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और जो पूछने की संभावना है। ये पॉइंट देखिए, मोस्ट वीवीआई बहुत बार एग्जाम इसको क्या कैसे पूछता है, इसको मिलान करने के लिए दे देगा। दरगाह, खानकाह, ईदगाह और कुलदेश एक इधर कर देगा एक साइड में, और कॉलम ए, कॉलम बी, और इसको कह देगा मिलान करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रश्न पूछ देगा। तो चलिए देख लेते हैं। दरगाह का क्या मतलब हो गया, सूफी संत का मकबरा। सूफी संत के मकबरों को हम लोग दरगाह के नाम से जानते हैं। खानकाह क्या होता है, यात्रियों के लिए विश्राम घर होता है, ऐसा स्थान जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं और संतों का आशीर्वाद लेते हैं, और नृत्य, संगीत जैसे कार्यक्रम भी वहाँ पे होते रहते हैं। ईदगाह का क्या मतलब हो गया, ईदगाह मुसलमानों का एक खुला प्रार्थना स्थल होता है जहाँ सार्वजनिक प्रार्थना होती है और जो फेस्टिवल होते हैं वो मनाया जाता है। कुलदेश से क्या होता है, यह एक ऐसा रास्ता है जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है, उसको हम लोग कुलदेश से कहते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यह मिलान करने वाला होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये फैक्चुअल प्रश्न पहले पूछता था कि दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिलेगा। जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। सबसे पहले मदरसे के रूप में हुई थी 18वीं सदी में। ठीक है, और इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। अगला है 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया था, तो इस मौके पर दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। जब ये दरबार का आयोजन हो रहा था तो उसी समय यह ऐलान किया गया कि दिल्ली को कलकत्ता की बजाय भारत की राजधानी बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसी दरबार में 1911 में यह ऐलान हुआ था कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं रहकर दिल्ली हो जाएगी। अगला चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट के रूप में पूछेगा, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई स्टेटमेंट के रूप में आपको सब आ जाएगा। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया था। ये नई दिल्ली का निर्माण कब कहाँ किया गया था, ये क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है स्टेटमेंट में। उसका वास्तुकार का नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो वास्तुकार का नाम कौन हो जाएगा, एडवर्ड लटेंस और हार्वर्ड बेकर। ये इतने बार एग्जाम में पूछे गए नाम हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आइए इस पर आधारित हम एक प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला है 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई और इसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया। ये हमारा लाइन ठीक है, अभी हमने देखा हुआ था इसके पहले। 1911 में जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा बनाए जाते हैं, तो इस मौके पर दिल्ली में एक शाही दरबार का आयोजन होता है और इसी दरबार में कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी ऐलान होता है। ये भी लाइन हमारा सही है।
दोनों लाइन हमारा सही है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इन दोनों को तो यहाँ पे काट दीजिए, ये नहीं होगा। इन दोनों ऑप्शन में देखिए, दोनों ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। इसमें है ए और बी सही है, बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कैसे पकड़ेंगे? देखिए दोनों स्टेटमेंट तो हमारा सही है, लेकिन ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसलिए हम ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे कि ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। यानी सूर्य की जो ऊर्जा आती है पृथ्वी पर और पृथ्वी उससे गर्म होती है, उसके बाद उस ऊर्जा को पृथ्वी द्वारा रोक लिया जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग आतपन बोलते हैं। आतपन हम लोग सूर्य ताप के नाम से भी जानते हैं। इसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर ज्यादा होती है, जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। अगला है, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, जिससे तैराक इसमें सकते हैं क्योंकि इसमें नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। देखिए इसका क्लास हम लोगों ने पहले कर लिया हुआ है, तो चलिए आइए इसका आंसर बताइए। ये दिया हुआ है, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो है अत्यधिक तीव्रता से क्या होता है, बढ़ता जाता है। और बी है, आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट हमारा दोनों स्टेटमेंट दोनों सही है, क्योंकि बाह्य मंडल में जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ने लगता है और इस परत में ही आयन मंडल पाई जाती है। रेडियो तरंगों का रिफ्लेक्शन जो होता है पृथ्वी पर इसी मंडल द्वारा कर दिया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए और बी सही है। देख लेते हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी के साथ में हम लोग जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। बी है, उच्च तापमान वाले क्षेत्र उच्च दाब क्षेत्र बनाते हैं। सी है, निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ये भी क्लास हम लोगों ने पहले कर लिया हुआ है। इसके पहले हम लोग बात किया हुआ था कि जैसे हवाएं गर्म होंगी तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और जो ऊपर ठंडी हवाएं होती हैं उसका स्थान ले लेती हैं, जिससे वायु चक्र का निर्माण होता है। वही दिया हुआ है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यहाँ पे अगर ये इस एरिया में अगर वायु गर्म होती है तो क्या होती है, ऊपर उठती है। तो ये लाइन हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ। बी में ये उच्च तापमान वाले क्षेत्र जो होते हैं उच्च दाब क्षेत्र बनाते हैं, यह हमारा गलत होगा, क्योंकि उच्च तापमान वाले जो क्षेत्र होते हैं वो निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। जिससे मान लीजिए कि यहाँ पे तापमान बहुत उच्च है तो ये हवाएं ऊपर जा रही हैं, जब हवाएं ऊपर चली जाएंगी तो यहाँ पे दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दाब यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसलिए उच्च तापमान वाले जो क्षेत्र होते हैं उच्च दाब क्षेत्र नहीं बनाकर निम्न दाब क्षेत्र बना दे, क्योंकि यहाँ से हवाएं ऊपर चली जाएंगी तो यहाँ पे दाब कम हो जाएगा। इसका ऑपोजिट समझ लीजिए, अगर उच्च तापमान रहेगा तो निम्न दाब क्षेत्र, ठीक है। दोनों का उल्टा समझिएगा, उच्च तापमान तो निम्न दाब, अगर निम्न तापमान तो उच्च दाब, दोनों एक दूसरे से उल्टा है। अगर निम्न तापमान होगा, यहाँ पे अगर हवाएं क्या है, ठंडी है, ठंडी हवाएं क्या होती है, उसे नीचे रहने की टेंडेंसी होती है, तो वो नीचे रहेंगी तो दाब भी ज्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पे उच्च दाब हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार हमारा ये लाइन गलत हो जाएगा। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ में जुड़ा हुआ है, ये हमारा सही है, क्योंकि जब निम्न दाब रहेगा तो मौसम साफ रहता है। तो हमारा ऑप्शन ए और सी सही हुआ। ए और सी कहाँ है, ऑप्शन डी में, ए और सी सत्य है। तो आज का प्रश्न बस इतना ही था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास आप लोग कैसा लगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।